मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस कहानी का जवाब दें। देखता हूँ दोस्तों कौन इसका कहानी का सही जवाब सोचता है और सही जवाब देता है इसका। कहानी ये है दोस्तों कि एक बार एक कसाई था, वो किसी गाय का वध करने लग रहा था और ऐसा हुआ परमात्मा की करनी से कि वो जो कसाई था ना, वो शारीरिक रूप से कमज़ोर था और जो गाय थी वो ज़्यादा मज़बूत थी मतलब। तो उस आदमी ने उसके पास तलवार या वग़ैरह या इस तरह का क छुरा वग़ैरह नहीं था, वो लाठी से उसको मारना चाह रहा था ताकि उसको मार के ना उसकी खाल है वो उतार के ना उसको बेच सके। तो ऐसा हुआ दोस्तों, उसने उस गाय की बहुत ज़्यादा पिटाई की मारने के मकसद से। और जितना उसमें प्रयास था ना उतना उसने प्रयास किया, लेकिन वो गाय नहीं मरी और उस कसाई की भी शारीरिक जो ताकत थी वो जवाब देगी। तो वो थक गया, वो मारता-मारता उस गाय को, लेकिन उसने देखा कि गाय तो अब भी नहीं मरी, तो फिर उसने सोचा अब क्या करूँ? मेरे खुद के शरीर में इतनी थकावट हो गई, गाय को मैं मार नहीं सकता। तो तभी उसने देखा दोस्तों कि कुछ दूरी पर एक बहुत ही दानवीर व्यक्ति था और उसने सुना भी था कि वो दानवीर व्यक्ति इतना ज़्यादा लोगों की सेवा भावना किया करता, सेवा किया करता, गरीबों को खाना खिलाया करता, ज़रूरतमंद को सब कुछ दिया करता। और वो उस टाइम वो जो दानवीर व्यक्ति था ना, वो उस मंदिर था एक, वहाँ पर लोगों को गरीब लोगों को खाना खिलाने लग रहा था और बहुत ज़्यादा गरीबों की लाइन लग रही थी, वो खाना खाने लग रहे थे और वो बिल्कुल मुफ़्त में खाना खिला रहा था। तो उस आदमी ने कसाई ने सोचा कि पहले रेस्ट तो कर लूँगा, लेकिन अगर शरीर में कुछ खा लिया जाए, कुछ तो ताकत मिल जाएगी और ताकत मिलने के बाद दोबारा से इस गाय को मैं मार दूँगा। तो वो आदमी उस दानवीर व्यक्ति के जो बहुत ही धार्मिक पुरुष था, उसके भंडारे में गया। उसने वहाँ पर पेट भरकर खाना खाया, अच्छी क्वालिटी का उसका खाना था। क्योंकि वो जो दानवीर व्यक्ति था, वो फ़ॉर्मेलिटी नहीं किया करता और वो बहुत साहूकार आदमी था और वो ऐसा अक्सर करता रहता था। तो उसने वहाँ पर दोस्तों खाना खाया, पेट भरकर खाना खाया, थोड़ा हाँ रेस्ट किया और फिर लठ लेके ना उसने उस गाय को मारने लगा और वो अपने मकसद में सफल हुआ और उसने उस गाय को मार दिया। तो दोस्तों उस गाय को जब उसने मारा तो वो गौ हत्या का पाप था ना, वो उस कसाई को नहीं लगा। वो गौ हत्या का पाप परमात्मा ने उस दानवीर व्यक्ति को दिया। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ दोस्तों कि वो दानवीर व्यक्ति तो उसको तो ये पता ही नहीं था कि कौन मेरे खाने को खा के क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। ना वो उस कसाई को जानता था, ना उस कसाई के मकसद को जानता था। लेकिन फिर भी उस गौ हत्या की सज़ा, उसका पाप उस दानवीर व्यक्ति को क्यों मिला? यही आपसे सवाल है दोस्तों, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो आप तब तक इसका जवाब दीजिए, जिसका जवाब सोचिए। मैं बस अभी गया और अभी आया दोस्तों, तब तक आपसे एक निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को तब तक सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। बस मैं अभी आया 5 सेकंड के अंदर। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों अभय चौटाला जी और सेवानिवृत्त आईपीएस आरएस यादव जी का जो मामला है ना, वो बढ़ता जा रहा है, उलझता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें नई-नई एंट्री होती जा रही है। जैसे ये लगता है कि अब मामला खत्म हो जाएगा, उसमें फिर किसी न किसी व्यक्ति की एंट्री हो जाती है। अब भी इसमें दोस्तों आज 2 आदमियों की एंट्री हुई है। एक तो उनकी धर्मपत्नी अनुपमा यादव जी हैं और एक जो बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा जी, उनकी एंट्री हुई है। तो इस मामले में रामचंद्र जांगड़ा जी ने कहा है कि चौटाला के राज में यानी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो राज था 2004 तक था, 1999 से 2004 तक, तो उसमें गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया जाया करता और चौटाला राज में गुंडों के द्वारा सरकार चलाई जाया करती, ये कहा है रामचंद्र जांगड़ा जी ने। और उन्होंने अभय चौटाला जी के बारे में कहा है कि ये जो आर.एस. यादव जी हैं, उन्होंने जो आरोप लगाए वो बिल्कुल सही है और इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है कि उनके राज में गुंडागर्दी और खौफ हुआ करता। अ, तो दोस्तों अगर रामचंद्र जांगड़ा जी की बात करें तो आज हम रामचंद्र जांगड़ा जी का इस मामले में एंट्री नहीं मानते। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये है कि रामचंद्र जांगड़ा जी को हो सकता है कि वो महम वाला रज़्ब-आया याद आ गया हो और शायद उनके पुराने ज़ख्म वो दोबारा से हरे हो गए हों, इसलिए उन्होंने आरोप लगा दिया हो अभय चौटाला जी के ऊपर। दूसरा फिर ये है कि आजकल रामचंद्र जांगड़ा जी जिस हिसाब से जाटों के प्रति ज़हर उगलने लग रहे हैं, राजकुमार गौतम जी जिनको दादा गौतम बोलते हैं वो और रामचंद्र जांगड़ा जी जैसे जाटों की खिलाफत करने लग रहे हैं, उनके प्रति ज़हर उगलने लग रहे हैं, उनसे नफ़रत के बीज बोने लग रहे हैं। तो उस हिसाब से वो क्योंकि वो अभय चौटाला जी हैं, वो भी जाट कम्युनिटी के प्रतिनिधि हैं और जाट कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं और एक कट्टर जाट
जो है नेता हैं वो, तो उनके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा देते हैं या लगाने लग रहे हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा सोचने-समझने की या ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि ये तो उनकी आजकल फ़ितरत होती है और इसको हम कह सकते हैं कि ये एक राजनीतिक जो है एलिगेशन है, आरोप हो सकता है उनके ऊपर। लेकिन दोस्तों इसमें जो दूसरी एंट्री हुई है वो आर.एस. यादव जी हैं, राम सिंह यादव जी, उनकी धर्मपत्नी की। उनकी धर्मपत्नी है अनुपमा यादव जी, जो कि एक पूर्व जज हैं, रिटायर्ड जज हैं वो। और वो कानूनी उनको दाँव-पेचों और उनको अच्छी तरह जानती है। और जो अभय चौटाला जी ने ये कहा था कि मैं 100 करोड़ का नोटिस भेजूँगा, तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि इस नोटिस का जवाब हम देंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास से प्रूफ़ है इस चीज़ के। और सिर्फ़ उन्होंने इतना प्रूफ़ के बारे में ही नहीं कहा, उन्होंने किस मामले में आर.एस. यादव जी को उन्होंने गिरफ्तारी की थी और जिन थाने से और फिर तेजाखेड़ा फार्म के ऊपर लेके गए थे, वो उस सारे मामले का भी उन्होंने खुलासा किया और उसमें किस-किस आदमी की एंट्री थी और किसके कहने से वो केस दर्ज हुआ था। क कश्मीरा सिंह नाम का आदमी या फिर वो मंजीत अहलावत और जो दूसरे व्यक्ति थे, उनके बारे में उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर काफ़ी लिखा है, तथ्यों सहित लिखा है, डेट वाइज़ लिखा है। तो वो उनके पक्ष में, अपने पति के पक्ष में आ चुकी हैं दोस्तों। और अभी-अभी जब मैं ये बनाने लग रहा था सोशल मीडिया पे, मैंने एक और देखा, कोई जींद के व्यापारी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि थाने में मेरे पर भी अनगिनत जूते मारे गए थे चौटाला राज में। लेकिन ख़ैर दोस्तों, अब ये तो हैं जितने भी इस तरह के व्यक्ति हैं जो 2004 में पीड़ित थे या फिर नहीं थे या फिर उनके विरोधी थे, वो धीरे-धीरे आने लग रहे हैं, जो कि मामले को थोड़ा और उलझाते जा रहे हैं। ख़ैर दोस्तों, लेकिन जहाँ तक अनुपमा यादव जी की बात करें, तो उनके स्टाइल से, उनके उससे लग रहा है कि मामले में कहीं न कहीं तो कुछ सत्यता का पुट हो सकता है। और वो इसलिए भी लगता है दोस्तों कि अ, उन जो चौटाला साहब का जो राज था, यानी इनेलो का राज था, उसमें वास्तव में खौफ तो था, इसमें कोई दो राय नहीं। और ख़ासकर आईएएस और आईपीएस लॉबी के अंदर। अब मैं आपको उसी टाइम का एक किस्सा सुनाता हूँ, किस्सा इसलिए कि वो लोगों के बीच में है, हालाँकि इस तरह की कोई प्रूफ़ तो होते नहीं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ़ तो होते नहीं, इसलिए मैं भी इस चीज़ की पुष्टि तो नहीं करता। लेकिन चर्चा का विषय ज़रूर रहा था। ऐसे बहुत से मामले मैंने चर्चा के सुने थे, जिनको जब भी टाइम आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊँगा कि ये भी चर्चे थे, ये भी चर्चे थे। लेकिन मैं आज एक चर्चा सुनाना चाहूँगा आईपीएस लॉबी की। तो एक बार दोस्तों अभय चौटाला जी को ऐसा चर्चा है कि अभय चौटाला जी को सोनीपत से रोहतक आना था। तो उन्होंने जो वहाँ पर तत्कालीन एसपी थे, उनको इन्फॉर्म कर दिया कि मैं रोहतक आने लग रहा हूँ। तो उन्होंने कहा दे यस सर। तो उनका तात्पर्य ये था कि वो मेरे लिए जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो किए जाएँ। तो अब वो रोहतक आने के दोस्तों 2 रास्ते थे, एक तो सोनीपत से वाया खरखोदा और एक सोनीपत से वाया गोहाना। तो वो उनसे पूछना भूल गए कि सर आप किस रास्ते से आ रहे हैं? तो दोबारा उनकी हिम्मत हुई नहीं कि वो उनसे पूछ ले कि किस रास्ते से आ रहे हैं। तो वो बड़ी दुविधा में थे और अरेंजमेंट जल्दी करना था, तो उनको पसीने आ गए। तो उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए, तो शायद उस टाइम में तत्कालीन जिला अध्यक्ष हुआ करते या और दूसरे कैडर के लोकल लीडर हुआ करते रोहतक के। तो उनसे बात की कि सर ऐसे-ऐसे बात है, दोबारा पूछने की मेरी हिम्मत है नहीं, तो आप प्लीज़ उनसे अभय चौटाला जी से ये पूछ लो कि वो किस रास्ते से आ रहे हैं। तो उन्होंने उनको समझा थोड़ा है एसपी साहब को, और उन्होंने बात-बातों में उनसे पूछा कि सर कैसे हो? कहाँ हो? कहाँ आ रहे हो? तो उन्होंने कहा अरे सर हम भी मिल लेते, किस रास्ते से आ रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं इस रास्ते से आ रहा हूँ। तो वो जो बात उन्होंने एसपी साहब को बताई, फिर उन्होंने उनकी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया, पायलट गाड़ी का अरेंजमेंट किया। तो ये दोस्तों ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा उनका खौफ था, लेकिन ये दोस्तों चर्चे हैं, इनके सबूत नहीं है, अब क्योंकि मेरे पास भी सबूत नहीं है, इसलिए पुष्टि तो मैं भी नहीं करता इस चीज़ की। अब ये इस तरह के चर्चे क्यों थे? उनकी के बदनाम किया जाने लग रहा था या उनकी छवि को खराब किया जा रहा था, ये तो वो लोग जाने या फिर अभय चौटाला जी जाने। लेकिन अगर जहाँ तक छवि की बात है, तो अब जो अभय चौटाला जी ने ये कहा है कि ये जो विपक्ष के लोग हैं, खासकर कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, जसपा के हैं, ये मेरे बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए कि कहीं मैं सीएम ना बन जाऊँ, लोगों में मेरा इतना ज़्यादा क्रेज़ होने लग रहा है, तो मेरी छवि को खराब करना चाह रहे हैं। तो इस विषय में तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि हो सकता है ये बात सच हो कि उनकी छवि को खराब किया जा रहा है। लेकिन मैं थोड़ा-सा एक 2000 शायद 12-13 की या 13-14 की बात है, अभय चौटाला जी ने कुछ सीडी जारी की थी स्टिंग ऑपरेशन की। और वो स्टिंग ऑपरेशन की सीडी जारी की थी उन्होंने 8 आदमियों के खिलाफ घूस लेते हुए।
और स्पष्ट रूप से उनमें एक तो ये राव वीरेंद्र सिंह थे जो कि अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं और एक ऐसे नेता थे जो उस टाइम कांग्रेस में थे लेकिन अब वो खुद इनेलो में जा चुके हैं और भी 5-6 और भी थे, उनकी सीडी जारी की थी। तो जब अभय चौटाला जी ने उनकी छवि खराब करने के लिए 1 मिनट नहीं सोची, उनकी सीडी जारी कर दी, तो वो लोग भी जब उनकी बारी आई है, तो हो सकता है वो भी छवि खराब करने के लिए आर.एस. यादव जी को उठाने लग रहे हो और ऐसे चढ़ाने लग रहे हो, उनको उकसाने लग रहे हो। क्योंकि ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि उनका जो राज था वो 2004 तक तो था। 2004 या 5 तक तो था लेकिन उसके बाद तो अभय चौटाला जी का या इनेलो की सरकार थी ही नहीं। अगर वो चाहते इस चीज़ को या इसमें सच्चाई होती तो वो उस टाइम उसको उठा सकते थे। उस टाइम तो पहले तो कांग्रेस का राज था, फिर बीजेपी का राज था, इनेलो का तो था नहीं। तो वो तब भी तो उठा सकते थे, इसलिए इस चीज़ के ऊपर शक तो पैदा होता ही होता है। लेकिन जैसी छवि है वैसी छवि के कारण ही विश्वास भी करना पड़ता है और जहाँ तक इस मामले की बात है तो मुझे लगता है कि जो अभय चौटाला जी ये कह रहे हैं कि उनकी छवि को खराब किया जाने लग रहा है, तो इसमें तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि या तो इस मामले को अभय चौटाला जी जल्दी सुलट लें, जिस भी तरीके से सुलटें। नहीं तो वास्तव में उनकी छवि को नुकसान पहुँचेगा और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि वो कोर्ट में जाएँगे, फिर वो अपना जवाब पेश करेंगे, फिर बहस होगी, फिर और सबूत दिखाए जाएँगे। तो उसमें 3-4 साल यानी अगले इलेक्शन का टाइम आ जाएगा नज़दीक और उस टाइम पर लोगों को ये यादें ताज़ा रहेंगी, तो उसके ऊपर ज़रूर उनकी छवि पर असर पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा बेटर तो यही है कि इस मामले को अभी से ख़त्म कर लें, चाहे जिस रूप में भी ख़त्म करें। और लोगों की याददाश्त शक्ति इतनी तेज़ नहीं है कि वो अगले 4 साल तक इस चीज़ को इंतज़ार करते रहें। तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी ये मामला खत्म हो जाए, उतना ही ज़्यादा अभय चौटाला जी के लिए ही ज़्यादा बेटर है। तो अब दोस्तों बारी आती है उस कहानी की, जो मैंने आपको सुनाई थी। तो कहानी का ये था दोस्तों कि उस गाय को मारने का जो पाप है, गौ हत्या का पाप है, उस दानवीर आदमी को, उस धार्मिक आदमी को क्यों मिला? ये मैंने आपसे पूछा था। तो दोस्तों वो इसलिए मिला कि उस गाय के मारने के अंदर वो नहीं मार पाता, वो जो कसाई था वो नहीं मार पाता, उसने अपना पूरा प्रयास कर लिया था। लेकिन अगर उसमें जो ताकत आई तो वो उस दानवीर व्यक्ति के खाने के कारण आई और उस खाने के कारण ताकत आई और उस ताकत की वजह से वो कसाई उस गाय को मार पाया तो वो खाना किसका था? वो खाना था उस दानवीर आदमी का। इसलिए उस गौ हत्या का जो पाप लगा उस दानवीर व्यक्ति का लगा। हालाँकि उस का उसमें कोई भी रोल नहीं था, वो उस कसाई को नहीं जानता था, उसके कर्म को नहीं जानता था कि वो क्या करने जा रहा है। लेकिन फिर भी सहयोग तो उसके खाने के कारण हुआ ना, दिया ना सहयोग तो उसके खाने ने उस कसाई के शरीर में ताकत आई किसके कारण? उस दानवीर आदमी के खाने के कारण। तो अब आप पूछेंगे कि इस कहानी का यहाँ संदर्भ क्या है? किस लिए सुनाई गई है? तो दोस्तों मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई है कि ये जो आर.एस. यादव जी और अभय चौटाला जी का मामला चल रहा है, अगर आर.एस. यादव जी झूठ बोल रहे हैं तो फिर जो लोग हरियाणा की जनता है उनको साथ देना चाहिए अभय चौटाला जी का। और अगर आर.एस. यादव जी सच बोल रहे हैं और वास्तव में अभय चौटाला जी ने दबंगई दिखाई थी, उनको इतनी बुरी तरीके से मारा गया था, तो दोस्तों जब वो दबंगई चौटाला राज में हुई थी और अगर अब की बार सीएम फिर अभय चौटाला जी बन गए तो क्या इससे ज़्यादा दबंगई नहीं दिखाएँगे? और तो फिर अगर वो सीएम बनेंगे तो उसको ताकत कौन देगा? उसको ताकत देंगे आप लोग, आपकी वोट। तो क्या ऐसे आदमी को वोट देनी चाहिए और अगर आप वोट देते हैं और फिर अगर वो इस तरह की कोई वो करते हैं तो दोस्तों उस गौ हत्या का यानी उस आदमी को दी गई सज़ा की ज़िम्मेदारी या उसका पाप है वो आपके उस वोट देने के कारण भी है। इसलिए आप सोच समझ कर वोट दें और इस मामले को पहले देखें कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है और अगर आर.एस. यादव जी झूठे हैं तो फिर खुलकर साथ देना चाहिए अभय चौटाला जी का। क्यों? क्योंकि वो एक वास्तव में जाट नेता है और कट्टर जाट नेता है, तो विशेष रूप से जो जाट समुदाय के लोग हैं, आज जैसे दसिया के बारे में मैं कल बताऊँगा, उन्होंने किस तरह का वो किया और जाटों का कैसे वो प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने आप को आज भी कट्टर जाट मानते हैं। तो उस हिसाब से तो उनका साथ देना ही देना चाहिए। लेकिन अगर वो दोषी और उन्होंने वो गुंडागर्दी और वो दबंगई दिखाई थी, तो दोस्तों अगर अगली बार सीएम अभय चौटाला जी बन गए, तो उसकी सज़ा फिर परमात्मा आप उन लोगों को भी देगा जो उनको वोट देते हैं। ख़ैर दोस्तों, मामला क्या है, कैसे है, कौन दोषी है, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा कौन निर्दोष है। तो आज के लिए इतना ही, मैं इतना ही कहना चाह रहा था और आने वाले टाइम में कहीं ऐसा ना हो कि ये अगर ये ज़्यादा लंबा चला आर.एस. यादव वाला मामला,
तो कहीं उनके सीएम के सपने कोई ना निगल जाए यार यादव जी। इसलिए देखते हैं, जो भी होता है, जैसे भी होता है, तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये विवेचना, मेरा ये विश्लेषण, मेरी ये वीडियो पसंद आई, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और वीडियो को हाइप ज़रूर करें। और चलते-चलते एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि इसी तरह की जो विवेचना मैं आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।